Now let us move on to the next part of our chapter, that is visualizing nation, जिसको हम बोलेंगे राष्ट्र की दृश्य कल्पना। पहले हम बात करते हैं कि राष्ट्र है क्या। राष्ट्र, नेशन स्टेट, ये ना तो कोई लिविंग पर्सन है, लिविंग बीइंग है, ना ये कोई थिंग है जिसको हम टच कर सकें, देख सकें। तो बेसिकली राष्ट्र एक नॉन मटेरियल थिंग है, नेशन इज अ नॉन मटेरियल थिंग, एब्स्ट्रैक्ट है, एक भावना है सिर्फ, जस्ट इट इज जस्ट एन इमोशन। ओके, ये सिर्फ एक भावना है, एक विचार है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। अगर कोई किंग है, कोई इंसान है, कोई लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो उसको तो हम कई तरीकों से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके पोर्ट्रेट्स बना सकते हैं, फोटोज बना सकते हैं, पेंटिंग्स बना सकते हैं। ओके, मगर नेशन स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो उसको रिप्रेजेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं एलिगरी, हिंदी में जिसको बोलेंगे रूपक। एलिगरी का मतलब ये होता है किसी विचार, किसी भावना को, किसी एब्स्ट्रैक्ट थिंग को किसी पर्सन या थिंग के साथ कंपेयर करके उसके थ्रू उसको रिप्रेजेंट करना। इसका मतलब ये है कि किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, किसी विचार को, किसी भावना को एक पर्सन, एक लिविंग बीइंग या थिंग के थ्रू रिप्रेजेंट करना, उसको एक्सप्रेस करना। जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने भारत माता की कई सारी पिक्चर्स देखी होंगी जिसमें पीछे वो ट्राई कलर फ्लैग लेके खड़ी है, तिरंगा झंडा, और हमारा जो नेशनल एनिमल है टाइगर वो होता है। ओके, लोटस होता है आसपास। तो ये सारे नेशनल जो सिंबल्स हैं हमारे, वो सब आपको भारत माता की जो पिक्चर्स, इमेज होती है वो आपको देखने को मिलेगी। मगर भारत माता क्या एक्चुअल में कोई लिविंग पर्सन है? नहीं है। दिस इज जस्ट एन इमेजिनेशन। ये इंडिया को, जो नेशन है हमारा, कंट्री है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लिविंग फिगर का, एक विमेन, फीमेल फिगर का यूज किया जाता है। वैसे ही फ्रांस में और जर्मनी में हो रहा था। क्या, तो हम फ्रांस की पहले बात करते हैं। फ्रांस में एक फीमेल फिगर की तरह, एक महिला की तरह फ्रांस के नेशन स्टेट को रिप्रेजेंट किया गया था, एक्सप्रेस किया गया था। उनका नाम था मैरियान। मैरियान एक बहुत आम सा नाम है, फ्रेंच नाम है। तो बहुत एक आम नाम लेने के पीछे रीजन ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनसे कनेक्ट कर पाए, इस फीमेल फिगर से कनेक्ट कर पाए। इनको बहुत सारे ऐसी चीजों के साथ रिप्रेजेंट किया गया था जो उस टाइम लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव थे। जैसे कि रेड कैप जैसे हमने पढ़ा था कि रेड कैप रिप्रेजेंटेड लिबर्टी, ट्राई कलर फ्लैग, रेड, ब्लू, व्हाइट, ये नेशनल कलर्स हैं। तो इन सब के थ्रू मैरियान को रिप्रेजेंट किया जाता था। इनकी इमेजेस जो होती थी, स्टैचूज बनवाए जाते थे, आइडल्स बनवाए जाते थे। पब्लिक प्लेसेस पे उन स्टैचूज और आइडल्स को प्लेस किया गया। कॉइन्स पे इनकी इमेजेस प्रिंट की जाती थी। बैनर्स और पोस्टर्स बनाए जाते थे। पेंटिंग्स बना करके जगह जगह पब्लिक प्लेसेस पे लगाई गई, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नेशनलिज्म की भावना को पहुंचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर किया जा सके कि वो एक नेशन स्टेट की डिमांड करें और आपस में यूनाइट होकर के अपने राइट्स की डिमांड करें। वैसे ही जर्मनी में जर्मेनिया के थ्रू नेशन स्टेट को रिप्रेजेंट किया गया था। जर्मेनिया भी एक फीमेल फिगर थी। उनको बहुत सारे सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता था, जैसे क्राउन ऑफ ओक लीव्स। क्राउन ऑफ ओक लीव्स का मतलब, ये इसका मतलब होता था, ये सिंबल था हीरोइज्म का। जो जर्मन ओक होता है, एक ट्री होता है, वो सिंबल होता है हीरोइज्म का। तो क्राउन ऑफ ओक लीव्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता था। ब्रोकन चेन्स का मतलब फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। बेसिकली ब्रोकन चेन्स रिप्रेजेंटेड फ्रीडम, आजादी। उनको इन सारे सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता था। जर्मनी के नेशनल कलर्स हैं ब्लैक, रेड एंड गोल्ड। ये इन नेशनल कलर्स को लेकर के एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया था, वो रिप्रेजेंट किया जाता था, वो शो किया जाता था अलॉन्ग विद जर्मेनिया। तो इन सारे एलिगरीज के थ्रू, इन सारे फीमेल फिगर्स के थ्रू नेशन स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाने लगा था। इनके इमेजेस के लिए यू कैन रिफर टू योर बुक। आप उन बुक्स में जब इमेजेस को देखेंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा।
नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब राष्ट्रवाद और इंपीरियलिज्म का मतलब साम्राज्यवाद। तो इंपीरियलिज्म होता क्या है? राष्ट्रवाद तो हम सभी को पता है। इंपीरियलिज्म या राष्ट्रवाद बेसिकली एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है जिससे नेशन स्टेट्स अपनी पावर और अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं, अपना एक्सपेंशन चाहते हैं। बेसिकली अपनी पावर को इंक्रीज करने की जो भावना होती है, जो वांट होती है, वो होता है इंपीरियलिज्म, मतलब अपना साम्राज्य का विस्तार करना, अपना साम्राज्य बढ़ाना। तो ये जो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के अफ्रीका में, एशिया में, अमेरिका में कॉलोनीज थे, ये क्या थे? ये सब साम्राज्यवाद या इंपीरियलिज्म का रिजल्ट था। इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, वो भी इंपीरियलिज्म का ही रिजल्ट था। तो ये कैसे स्टार्ट होता है और ये कैसे नेशनलिज्म से रिलेटेड है, हम ये पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसको पढ़ने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बाल्कन रीजन का। बाल्कन रीजन बेसिकली उस टाइम पे वो कंट्रीज थे जहां पर आप मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, सर्बिया और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। ये सब कंट्रीज जहां पे आजकल है, वो पूरा रीजन पहले बाल्कन एरिया कहलाता था। तो बाल्कन एरिया में रहने वाले जो लोग थे उनको स्लाव्स बोलते थे। ओके, यहाँ के इनहैबिटेंट्स को स्लाव्स कहा जाता था। तो ये जो पूरा रीजन था बाल्कन रीजन, ये मोस्टली ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, उनके कंट्रोल में था, जो मुस्लिम एम्पायर था। फिर धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट होता जाता है, वो अपनी पावर खोता जाता है, अपना कंट्रोल खो देता है। तो एक एक करके ये सारी जो कंट्रीज थी, यहाँ की जो टेरिटरीज थी, वो अपनी रिवोल्ट करती हैं और इंडिपेंडेंस गेन कर लेती हैं, इंडिपेंडेंस नेशन स्टेट्स बन जाते हैं। यहाँ पे इन सारी कंट्रीज में जो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रही थी, यहाँ के लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत स्ट्रांग थी, वो बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी लोग थे। ओके, तो इस नेशनलिज्म की फीलिंग ने ही इन लोगों को हेल्प किया था कि ये लोग अब खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर पाए और ऑटोमन एम्पायर से बाहर निकल पाए। फिर धीरे धीरे सारी कंट्रीज फ्री हो जाती हैं, पूरा रीजन ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल से बाहर आ जाता है। तो ये सारी जो न्यूली फॉर्म्ड इंडिपेंडेंट नेशंस थे, बहुत छोटे छोटे नेशंस थे, मगर ये बहुत एम्बिशियस थे और बहुत जेलस थे एक दूसरे से। बहुत सारी नेशंस थे और एक दूसरे से बहुत जेलस थे। वो एक दूसरे पर अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश करना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि दूसरा कंट्री, दूसरा नेशन डेवलप करे, वो एक्सपैंड करे। वो चाहते थे कि हम उन पर अटैक करें और हम उनकी टेरिटरी पे कंट्रोल कर लें, हम अपने नेशन को एक्सपैंड करें, उसको डेवलप करें। तो यहाँ पर अपने नेशन को आगे बढ़ाने की फीलिंग जो थी, उसने वो क्या थी, एक नेशनलिज्म का ही एक रूप है वो। ठीक है, अपने नेशन को आगे बढ़ाने की, अपने नेशन को डेवलप करने की जो वांट होती है, वो भी नेशनलिज्म का ही पार्ट है। मगर ये बहुत इसको नैरो डाउन कर दिया गया, इसको संकीर्ण बना दिया गया। नेशनलिज्म क्या था पहले? वो लिबरलिज्म के, फ्रीडम के, इक्वल राइट्स पे बेस्ड एक आइडियोलॉजी थी। मगर अब यहाँ पे क्या हो गया था, वो एक बहुत नैरो माइंडेड आइडियोलॉजी बन गई थी। इसका मतलब ये था कि यहाँ के लोग सिर्फ अपने नेशन का भला देख रहे थे। वो लिबरलिज्म में, फ्रीडम से, इक्वालिटी से उनका कोई मतलब नहीं था। ऑल दे वर कंसर्न अबाउट द डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ एंड द एक्सपेंशन ऑफ देयर ओन नेशन। तो इस जेलसी, इस कॉन्फ्लिक्ट का, इसका फायदा उठाती हैं यूरोपियन पावर्स। उस टाइम पे यूरोपियन पावर्स कौन सी थी? रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ये सारी यूरोपियन पावर्स फायदा उठाती हैं और इन कंट्रीज को एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर्स में और कॉन्फ्लिक्ट्स में हेल्प करती हैं। ये क्यों ये करती हैं? क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये इन कंट्रीज को और इन कंट्रीज की हेल्प करेंगी तो शायद ये यहाँ पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर ले और दूसरी जो बाकी कंट्रीज यूरोपियन पावर्स हैं वो अपना कंट्रोल ना कर पाए। फॉर सपोज ब्रिटेन यहाँ की किसी एक बाल्कन रीजन की एक कंट्री को हेल्प करता है। ओके, तो क्या होगा वहां पर ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ब्रिटेन डोमिनेंस स्टैब्लिश हो जाएगा। तो क्या वहां पे रशिया जाकर के वहां पे अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश कर सकता है? नहीं।
तो ये अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, अपनी शक्तियां, अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए जो मेन यूरोपियन पावर्स थी, ये इन कंट्रीज के बीच में जो हो रही कॉन्फ्लिक्ट थी उसमें आग में घी डालने का काम करती हैं। तो फाइनली ये कॉन्फ्लिक्ट इतनी बढ़ जाती है, इतना ज़्यादा सीवियर स्ट्रेस और टेंशनफुल माहौल हो जाता है यहाँ पे कि पूरा वर्ल्ड जो है फाइनली किस कगार पे पहुंच जाता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक पहुंच जाता है इन द ईयर 1914। और ये स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर इसी रीजन से, बाल्कन से स्टार्ट हुआ था। और जिस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने का काम किसने किया था, यूरोपियन पावर्स ने, ब्रिटेन ने, रशिया ने, प्रशा ने, फ्रांस ने, इन सारे कंट्रीज ने अपने बेनिफिट के लिए इन कंट्रीज को आपस में और कॉन्फ्लिक्ट करवा दिया और फाइनली वर्ल्ड जो है पहुंच जाता है वर्ल्ड वॉर के कंडीशन तक। तो ये इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा नेशनलिज्म कैसे डेवलप होता है और कैसे फाइनली ये नैरो डाउन होकर के वर्ल्ड वॉर तक पहुंचा देता है पूरे सारी कंट्रीज को। ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, इसने थ्रू आउट ग्लोब कंट्रीज को इंस्पायर किया था। जैसे हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में जो इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल था, फ्रीडम स्ट्रगल था, वो भी नेशनलिज्म का ही एक पार्ट था। वो नेशनलिज्म से इंस्पायर था। लोग क्या चाहते थे, उनका यहाँ पे कंट्रोल हो, किसी फॉरेन पावर आकर के यहाँ पे कंट्रोल ना करे, लोगों को रूल ना करे। ये क्या थी, ये एक नेशनलिज्म की फीलिंग थी। सो नेशनलिज्म सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती है, नेशनलिज्म कॉलोनीज के फ्रीडम स्ट्रगल में भी उनकी हेल्प करती है और वहाँ पर भी ये फीलिंग एक्सपैंड होती है और पॉपुलराइज होती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। For this chapter I'll suggest you all to make short notes on your own और डेट्स की एक पूरी चार्ट बना लो, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज का एक पूरा चार्ट बना लो, इंपॉर्टेंट नेम्स जो थे, सारे डेट्स कब कौन सा इवेंट हुआ। हमने जो लास्ट में कुछ टॉपिक्स किए हैं, जैसे आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ब्रिटेन का केस, विजुअलाइजिंग नेशन, जर्मेनिया और ये सब, बाल्कन वाला जो हमने टॉपिक किया। अदर देन दिस नेपोलियन का जो टॉपिक हमने पढ़ा था, जोसेफ मज़ीनी रेवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनसे बार बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आई एडवाइस यू ऑल टू मेमोराइज दिस टॉपिक्स थरली और ये सारे टॉपिक्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए।